नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बचपन में हर किसी ने कहानी जरूर पढ़ी होगी। राम वृक्ष बेनीपुरी की यह कहानी थी। गेहूं और गुलाब। गेहूं दरअसल श्रम का प्रतीक, पसीने का प्रतीक, और दूसरी तरफ गुलाब शहंशाही मिजाज का प्रतीक, इस बात का प्रतीक कि आप कितने रईस हैं, इस बात का प्रतीक। लेकिन देखिए, अब के दौर में इस कहानी को फिर नए सिरे से लिखना होगा। लिखे या ना लिखें, लेकिन संसद ने लिखने की कोशिश जरूर की है। यह कहानी दरअसल कैसे बदल गई है, जरा इसे भी समझ लीजिए। क्योंकि गेहूं और गुलाब की जगह हमें लिखना पड़ गया आलू और चिप्स। जी, क्यों लिखना पड़ गया, कहां से बात चली कहां आ गई। आप सोच रहे होंगे फूड पार्क का मतलब क्या है। दरअसल इस देश के भीतर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसने खेल कर रखा है। हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन एक जानकारी और। शुरुआत में बात आई 2 रुपए का आलू, 10 रुपए का चिप्स। देश के गृह मंत्री ने कहा जी नहीं, 2 रुपए का आलू और 70-75 रुपए की चिप्स, यह भी सही नहीं है। 5 रुपए का आलू और 250 रुपए की चिप्स, यह भी हम दिखाने वाले हैं। लेकिन आइए पहले जरा समझ लीजिए, इस देश में खेती बद से बदतर किसान की हालत क्यों खड़ी होती चली जा रही है, उसके बीच खड़े होकर भी। और दूसरी तरफ यह चिप्स वाला मसला है क्या, रिपोर्ट देखिए। आलू और चिप्स के बीच की दूरी सिर्फ 8 रुपए भर की नहीं है। दरअसल देश को आलू बनाकर चिप्स की थ्योरी से जिस तरह मुनाफा बनाने वाले मुनाफा बना रहे हैं, और सरकार ने चिप्स बनाने वालों के लिए सुविधाओं की पोटली खोल रखी है, वो वाकई अद्भुत है। खेती ना हो तो फिर फूड प्रोसेसिंग हो कैसे। लेकिन खेती हो और किसान खुदकुशी कर ले, लेकिन फूड प्रोसेसिंग के व्यापारियों के वारे न्यारे हमेशा होते ही चले जाएं, यह भी अद्भुत खेल है। तो इस कमाल को समझ लीजिए। खेती पर 80 करोड़ लोग टिके हैं और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर 13.5 करोड़ लोग। और खेती का जितना योगदान देश के जीडीपी में होता है, लगभग उतना ही फूड प्रोसेसिंग का भी योगदान है। मसलन 2012-13 के जीडीपी में फूड प्रोसेसिंग का शेयर तकरीबन 1,93,536 करोड़ था। तो कृषि का जीडीपी में योगदान 2,06,976 करोड़, यानी सिर्फ 13,000 करोड़ का ही अंतर। तो यह कल्पना की जा सकती है कि खेती की उपज से अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर कैसे देश में कमाई हो सकती है या की जा रही है, जबकि किसानों की हालत इसी दौर में बद से बदतर होती चली जा रही है। इतना ही नहीं, खेती के मुकाबले फूड प्रोसेसिंग को कहीं ज्यादा सुविधा सरकार दे रही है। मसलन खेती में तो सब्सिडी का लाभ मिल मालिकों को मिल जाता है या फिर बीज से लेकर खाद बनाने वाली कंपनियों को मिल जाता है। लेकिन फूड प्रोसेसिंग की कमाई पूरे तरह से टैक्स फ्री है, यानी आज इंडस्ट्री लगाइए और अगले 5 बरस तक कोई टैक्स आपको सरकार को देना ही नहीं पड़ेगा। और असर इसी का है कि 2014 यानी पिछले ही बरस 82,940 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हुआ, जो कमाई के बाद 1 लाख करोड़ रुपए पार कर जाएगा। औसतन हर बरस ऐसा ही होता आया है। वहीं दूसरी तरफ लाखों लगाकर भी किसान की हथेली खाली क्यों रहती है, इसका कोई जवाब किसी सरकार के पास कभी नहीं रहा। इन सब के बीच में आकर दरअसल फूड पार्क आकर खड़ा हुआ है कि अगर उसे बनाइएगा तो किसान कम से कम बिचौलियों से तो बच जाएगा और अपना कीमत में सीधे वहां बेचेगा, या फिर उस बीच का जो हिस्सा है वह भी किसान को ही मिल जाया करेगा। यह एक स्थिति थी। लेकिन बहस की शुरुआत हमने 2 से 10 रुपए, 2 से 70-75 रुपए की थी। लेकिन हमारे संवाददाता निकले और जानकारी हासिल करने निकले। खेल है क्या दिल्ली जैसी जगह में, जरा देख लीजिए। राहुल गांधी ने संसद में सवाल खड़ा किया कि किसान थे तो आलू 2 रुपए किलो बिकता है, लेकिन जब वो चिप्स के फॉर्म में बिकता है बाजार में तो कई सौ रुपए किलो का हो जाता है, लेकिन किसान को इसका कुछ नहीं मिलता। आखिर ये जादू क्या है, हम आपको बता देते हैं कि जादू क्या है। आपके सामने पूरी तस्वीर है। छिला हुआ आलू भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा उस तरफ। मैं अपने सहयोगी अभय से कहूँगा कि छिला हुआ आलू पहले आपको दिखाएं और उसके बाद किस तरह से चिप्स तैयार होता है वो आपको दिखाएं। ये जो बाज़ार में आज का रेट है आज़ादपुर मार्केट में आलू का, वो 5 रुपए किलो का है, जो थोक रेट में आपको वो बता रहा हूँ। जाहिर सी बात है, जब वो किसान से लिया जाता होगा तो 2 से 3 रुपए प्रति किलो ही लिया जाता होगा, और यहाँ तक आते आते 10 से 12 रुपए प्रति किलो आलू हो जाता है। लेकिन जब ये चिप्स बन करके बिकता है तो 1 किलो चिप्स, जो हैंडमेड चिप्स है, जो ये साउथ इंडियन जो शॉप है जहाँ बेचा जा रहा है, वो 280 रुपये का 1 किलो बिकता है। 2 रुपये किलो आलू किसान से लिया गया और जब तक वो कस्टमर्स के हाथ पे पहुंचा तो वो 280 रुपये का हो गया। जाहिर सी बात है ये जादू तो है, लेकिन नया अनोखा कुछ भी नहीं है, होता रहा है हमेशा से। ये एक पूरी प्रक्रिया है और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा नुकसान है, जो सबसे बड़ा विक्टिम है इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरी चेन का,
वो किसान है। किसान उपजाता है आलू, साल भर मेहनत करता है और सिर्फ 2 रुपए किलो बेचता है। तो अब आप थोड़ा समझ रहे होंगे, दरअसल आलू नए दौर में श्रम का प्रतीक है और चिप्स विलासिता का प्रतीक है क्या। चलिए इससे आगे निकलते हैं। दरअसल कल संसदीय दल की बैठक हो रही थी। उस बैठक के भीतर जो कुछ हुआ वो हम बताएंगे आपको, लेकिन उस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया। जरा रिपोर्ट देखिए। कल संसद भवन की इसी लाइब्रेरी बिल्डिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक के अंदर अपने सांसदों से कहा कि सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है, वो जनता के बीच जाके सरकार के कामकाज का बखान करें। तब बीजेपी के एक सांसद ने सरकार के कामकाज को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। बाहर हमने कुछ सांसदों से पूछा कि सरकार का कामकाज कैसा है, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ सांसद बिना कुछ कहे चल दिए। वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, मंत्री की बाध्यताएं हैं कि वो उस काम को प्रदेश सरकार को ही लिखेंगे करने के लिए। तो हो सकता है उनको ऐसा महसूस कर रहा हो, उनका व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन बड़े स्तर पर ऐसा नहीं है। ठीक है, उनके साथ में वहाँ पे जो भेदभाव किया जा रहा है वो विपक्ष के सांसद होने के नाते, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें कही है कि वहाँ पे हमें जो समस्या आ रही है उसमें केंद्र की तरफ से कोई मध्यस्थता हो। जब भी कोई बड़ी फिल्म आती है विद लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, उसके साथ थोड़ा बहुत इम्पेशंस, थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक जो है साथ में ही आता है। तो हम इतने हाई एक्सपेक्टेशंस के लिए आए हैं, मोदी जी इतने हाई एक्सपेक्टेशंस के लिए है, वो काम कर रहे। क्या आपको लगता है कि 1 ईयर इज इनफ फॉर द रिजल्ट टू शो ऑन द ग्राउंड? पाल साहब, लेकिन जो आपके पार्टी के सांसद हैं बलिया से भरत सिंह जी, वो ये कह रहे हैं कि मंत्री सुन नहीं रहे हैं सांसदों की, कोई काम नहीं हो रहा है केंद्र सरकार के। हमारी पार्टी के सांसद कोई नहीं कह रहे हैं। भरत सिंह जी ने कल पार्लियामेंट्री पार्टी, भरत सिंह ने भी नहीं कहा। नहीं कहा। भरत सिंह के बयान पर बीजेपी नेताओं की बोलती बंद है और वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता इस मौके पर चुटकी लेने से नहीं चूक रहे हैं और कह रहे हैं कि ये खोखले वायदों की हवाई सरकार है। भरत सिंह जी ने वही कहा है जो सच्चाई है। भरत सिंह जी को मैं जानता हूँ, ये बीएचयू के छात्र नेता रहे हैं, ये मेरे साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी रहे हैं और ये बात कह देते हैं जो इन्हें सच्चाई नजर आती है, पहले भी कहते रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के और खास तौर से जो एनडीए के जो लोग हैं, तो उनमें भी अब निराशा पैदा होने लगी है। वो भी लोग इस सरकार की विफलता को लेकर अब वो भी बोलने लगे हैं। यकीनन भरत सिंह की पहचान आज भी बीएचयू में ली जाती है कि जब वो नेता वहां पर बने तो इधर उधर की जब लोग बात करते थे तो वो कहते थे, व्हेन आई टॉक देन आई टॉक, यू टॉक देन यू टॉक, डोंट मिडल टॉक। उनके अपने तेवर थे। बलिया की पहचान वीर कुंवर सिंह से जोड़ी जाए, बलिया की पहचान चंद्रशेखर के बागी होने से जोड़ी जाए, या बलिया की पहचान भरत सिंह के जरिए जमीनी मुद्दों को उठाने से जोड़ी जाए, जोड़िए जो भी, लेकिन जो संसदीय दल के भीतर से अलग अलग जरियों से हमारे पास जानकारी मिली, अंदर क्या कुछ कहा गया, रिपोर्ट देखिए। एमपी लेट फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं, 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए। तो स्वच्छता अभियान के जरिए गांव-गांव में टॉयलेट बनाने की मुनादी तो 15 अगस्त को ही कर दी गई थी, लेकिन साल पूरा होते होते बीजेपी का ही कोई सांसद अगर यह कहे कि उसके संसदीय क्षेत्र में तो टॉयलेट बिकता है, 2-2 लाख रुपए में टॉयलेट बनाने का ठेका कोई निजी कंपनी ले जाती है और फिर उसे 40-40 हजार में बेच दिया जाता है। ऐसे में 20 बोरी बालू और 1 बोरी सीमेंट से मसाला बनाकर टॉयलेट जो खड़ा किया जाता है वो टिकेगा कितना दिन, और सारे ठेके भी समाजवादी पार्टी वाले ही ले गए। जी, ये सवाल नहीं, बड़ा सवाल है, और एक ऐसा सवाल जो और कहीं नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में एक सांसद ने उठा दिया। बलिया के सांसद ने सरकार के साल पूरा होने से ऐन पहले जो दर्द अपने संसदीय क्षेत्र का बताया, उसने पूर्वांचल के सांसदों को इतनी हिम्मत दे दी कि वो तालियां बजाने लगे। लेकिन तालियां बजाना उपलब्धि न होकर मुश्किल हालात में सिर्फ बोलने भर की आजादी को महसूस करना होगा, यह भी किसने सोचा होगा। लेकिन यह सब कुछ हुआ क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जिन सवालों को बलिया के सांसद ने उठाया, उससे यह सवाल खड़ा हो गया कि सांसद अपने इलाके में उपलब्धियों को बताने जाए या फिर मुंह छुपाए, क्योंकि रेल मंत्रालय को दिए 60 पत्रों का जवाब इन सांसद को नहीं मिला। ऊर्जा मंत्री ने कभी किसी पत्र का जवाब दिया ही नहीं। संसदीय क्षेत्र में 1 किलोमीटर सड़क तक नहीं बनी। जेपी के गांव के डूबने को लेकर गंगा पुनरुद्धार मंत्री ने कोई जवाब दिया ही नहीं। तो सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में जाए कैसे?
जबकि सांसद ने अपने वोटरों को चुनाव के वक्त भरोसा दिया था कि एक बात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाए तो सारे काम हो जाएंगे। लेकिन अब सांसद परेशान है कि गंगा और घाघरा के कटाव से जेपी का गांव सिताब दियारा तक डूबने वाले हालात में पहुंच चुका है। गंगा जेपी ट्रस्ट की इमारत से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर आ चुकी है और इस सवाल को बीते अगस्त से ही वो उठाते आए। और तो और 15 अगस्त 2014 यानी पिछले बरस ही उन्होंने एक पत्र प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सौंपा। उमा भारती को भी जानकारी इस दौर में दी। लोकसभा के 0 ओवर में 3 बार सवाल उठाए और अब आलम यह हो चला है कि गाड़िया और किलापुर समेत दर्जन भर गांव खाली हो चले हैं। लोग सड़क पर झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। जाहिर है ये सब जमीनी काम है और सांसद अब सत्ता के साल पूरा होने पर अपने इलाके में जाए कैसे और सरकार इसे बागी होना माने कैसे। शायद इसीलिए सांसद के दर्द पर मलहम लगाने के लिए यूपी के प्रभारी रामलाल ने आज 11 बजे बलिया के सांसद को तलब कर लिया। सांसद भरत सिंह को समझाया बुझाया गया और जो जानकारी निकल कर आई उनसे कहा यही गया कि अपनी बात अपनों के बीच ही रखें, मीडिया में नहीं। और बलिया के सांसद ने ये बात मान ली और उसके बाद मीडिया के सामने यूं खामोश हो गए। खूब आराम से बात करेंगे। अभी हमको सब मौका दीजिए, हम जा रहे हैं, पार्लियामेंट का समय हो गया। आपको जवाब मिला था, आपने सवाल उठाया था पार्लियामेंट पार्टी मीट में। हम आपसे, आप हमसे समय फिक्स कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे। आप डर रहे हैं? प्लीज, भरत सिंह जी डर रहे हैं आप जवाब देने? नहीं, हम डरने वाले नहीं। मुश्किल तो है, लेकिन एक दूसरा सवाल यहीं से खड़ा होता है कि अगर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र को देख रहा है, बरस पूरा होने जा रहा है, उपलब्धियां गिनाने की बात कही जा रही है, क्षेत्र के इतर देश के भीतर बाजार का क्या हाल है और बाजार से इतर देश के भीतर उस कंज्यूमर का क्या हाल है जिसके लिए नीतियां बार बार इस देश में बनाई जाती है और नागरिक पीछे छूट जाता है। इस बार तो कंज्यूमर भी परेशान है। जी, एक साल से भी कम वक्त में डॉलर के मुकाबले रुपया 5 रुपए कमजोर हो चुका है। यानी विकास और चकाचौंध के दावों के बावजूद रुपया मजबूत हो ही नहीं पा रहा और विदेशी संस्थागत निवेशक भारत से पैसे खींच रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जरा बढ़ना क्या शुरू हुई, रुपए की कमजोरी खुलकर सामने आ गई। और ये हाल तब है जबकि बीते साल की तुलना में कच्चे तेल की कीमत अभी भी खासी कम है। तो सवाल सीधा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों पर विदेशी निवेशकों को भरोसा नहीं रह गया और क्या रुपए की मजबूती सिर्फ कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर थी जिसके कम होने में भारत का कोई योगदान था ही नहीं। मुश्किल ये है कि निर्यात के क्षेत्र में भारत लगातार पिछड़ रहा है और आयात लगातार बढ़ रहा है। बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ, खाने में इस्तेमाल तेल और दाल जैसी जरूरी चीजों का आयात हो रहा है। रुपए में आई कमजोरी से पेट्रोल डीजल की कीमतों समेत सभी आयातित चीजों के दाम में बढ़ोतरी संभव है, जिससे पहले से बढ़ी महंगाई और बढ़ सकती है। लेकिन सवाल सिर्फ महंगाई का नहीं बल्कि नीतिगत फैसलों का है, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियां उन विदेशी निवेशकों के बीच ही भरोसा नहीं जगा पा रही जिन्हें लुभाने के लिए पीएम मोदी देश दुनिया घूम रहे हैं और भारत में विदेशी पूंजी लाने की मशक्कत कर रहे हैं। जर्मनी को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भारत आने का निमंत्रण देता हूं और पूरे विश्व को भी आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार से भारत नई आर्थिक ऊंचाइयों को छू रहा है, आप आइए। तो सवाल मेक इन इंडिया का भी है। जिस सोच से यह शुरू हुई वह सोच तो सिर्फ ऐलान पर टिकी हुई है। स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन जैसी तमाम हाई फाई योजनाओं के लिए विदेशी पूंजी की जरूरत है और विदेशी पूंजी ही आंख चुरा रही है। तो सवाल मेक इन इंडिया प्लान की सफलता को लेकर भी उठेगा और मोदी सरकार के साल पूरा होने के वक्त गिरते रुपए, महंगे कच्चे तेल और हाफते शेयर मार्केट के बीच अच्छे दिन कैसे आएंगे, इस पर भी सवाल उठेंगे। आज तक ब्यूरो। संकेत संसदीय दल के भीतर के एक सांसद के दर्द का हो या फिर दूसरी तरफ देश के भीतर आर्थिक हालात का, और इन सब से इतर टाइम मैगजीन में इंटरव्यू छपा है, कवर पेज पर छाए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन उसमें एक सवाल था अल्पसंख्यकों को लेकर। जरा देखिए, एक सवाल किया गया, प्राइम मिनिस्टर ने उसका जवाब दिया। उसमें उन्होंने कहा, जहां तक बीजेपी और मेरी सरकार का संबंध है, हमारा एक ही पवित्र ग्रंथ है और वो है भारतीय संविधान। सभी धर्म समुदाय को समानता की गारंटी है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा मिले। मेरी सरकार सांप्रदायिक आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर किसी काल्पनिक आशंका का कोई मतलब नहीं है। दरअसल ये टाइम मैगजीन में छपा गया था। दूसरी तरफ हमारे सहयोगी राहुल कंवल ने मदनी साहब से जब बात की, उनका जवाब क्या आया, ये सुनिए।
लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है और हम इसके लिए तैयार नहीं हैं किसी कीमत पर कि सोसाइटी के एक इतने बड़े सेक्शन को कि दिल में डर पैदा हो, शक पैदा हो, मायूसी पैदा हो। तो इसी बात के लिए अभी 15-16 मई को बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं कि कैसे जो कड़वाहट पैदा करने की कोशिश की जा रही है उस कड़वाहट को कैसे ख़त्म किया जाए। हालांकि काफ़ी ज़्यादा सवाल इंटरव्यू के दौरान इसमें भी हैं और काफ़ी सवाल टाइम मैगजीन में लिए हैं। उस टाइम मैगजीन के इंटरव्यू के एक सवाल पर प्राइम मिनिस्टर मोदी भावुक हो